हेलो नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अफवाह तंत्र, और अफवाह तंत्र में एक पार्ट पूरा पढ़ लिया हमने, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। आज दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट है आंतरिक अफवाह तंत्र या अंतःप्रवाह तंत्र। अंतःप्रवाह की नदियां या आंतरिक प्रवाह की नदियां, ये क्या होता है दोस्तों? जो आंतरिक प्रवाह, इससे सीधा यही समझ में आ रहा है, कोई नदी जैसे यहाँ से निकली, उसका उद्गम स्थल हुआ, और ये ज़्यादातर है ना वर्षा ऋतु में ही बहती है। वर्षाकालीन नदियाँ होती है, वर्षा का जल एकत्रित होकर एक जगह बहने लग जाता है और आगे जाकर ये भूमिगत हो जाती है या जमीन में विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की नदियों को बोला जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां या अंतःप्रवाह की नदियां। जैसे कौन कौन सी नदियां हैं अपने राजस्थान में? घग्गर, ये आंतरिक प्रवाह की है। कांतली, ये भी आंतरिक प्रवाह की है। बाणगंगा, बाणगंगा में बहुत इधर उधर गाइडों में अलग अलग लिखा हुआ रहता है दोस्तों, लेकिन बाणगंगा नदी है, ये पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली में शामिल थी, लेकिन अभी ये वर्तमान में आंतरिक प्रवाह या अंतःप्रवाह में सम्मिलित कर लिया गया है। कौन कौन सी? घग्गर, कांतली, बाणगंगा, काकनीय या काकनी, साबी, रूपारेल, ये सारी की सारी नदियां दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं अपने राजस्थान के अंदर। ये नाम भी आपको याद रखने हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां। सीधा सा आ जाए, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है या निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, घग्गर, कांतली, बाणगंगा, काकनीय, साबी, रूपारेल, ये सारी की सारी नदियां कौन सी है? अंतःप्रवाह की नदियां हैं। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम घग्गर को। घग्गर नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है सारा देखते हैं। घग्गर, अब देखिए दोस्तों, ये है अपना राजस्थान। घग्गर नदी है दोस्तों, ये निकलती है कालका पहाड़ से, और कालका पहाड़ कहाँ पर है? यहाँ पर एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में ही कालका पहाड़ है। यहाँ शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पर्वत या शिवालिक पहाड़ी का एक हिस्सा है कालका पहाड़। यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, इस नदी का ही नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो गया? कालका पहाड़ या शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान में ये कौन से जगह से प्रवेश करती है दोस्तों? तो उस जगह का नाम है टिब्बी। क्या नाम है? टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में ये प्रवेश करती है, और टिब्बी पड़ता है दोस्तों तलवाड़ा के अंदर, और तलवाड़ा है हनुमानगढ़ के अंदर। तो राजस्थान में घग्गर नदी कौन सी जगह से प्रवेश करती है? टिब्बी या तलवाड़ा, हनुमानगढ़ के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इस जगह का नाम है टिब्बी या तलवाड़ा। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र आता है दोस्तों, तो देखिए राजस्थान में इसका प्रवाह, सामान्यतः प्रवाह इसका है बटनेर तक। कहाँ तक है? बटनेर तक। बटनेर पड़ता है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद इसके अंदर वर्षा अधिक होती है, पानी की आवक अधिक हो जाती है, तो ये अनूपगढ़ तक चली जाती है। कहाँ तक? अनूपगढ़। अनूपगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? गंगानगर के अंदर। और पानी की ज़्यादा आवक हो गई, अगर इसमें बाढ़ की स्थिति हो जाए, बाढ़ की स्थिति हो जाए, तब ये नदी आगे पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाती है फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में दोस्तों इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान को, इस घग्गर नदी में, पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है।
अब इसकी सामान्य बातें आपको समझ में आ गई होगी। घग्गर नदी है दोस्तों, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कालका पहाड़ या शिवालिक पहाड़ी से। उसके बाद राजस्थान में ये प्रवेश करती है और राजस्थान में ये जिस जगह से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है टिब्बी। अगर टिब्बी आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो स्थान का नाम है तलवाड़ा। और ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ के अंदर है। और सामान्यतः इस नदी का पानी जल जो है वो हमेशा बटनेर तक पहुँचता है। कहाँ तक? बटनेर, हनुमानगढ़ तक। जब वर्षा में इसके अंदर पानी की आवक अधिक हो जाती है तो ये कभी कभी अनूपगढ़ तक पहुंच जाती है। और अनूपगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। बाढ़ की स्थिति हो जाए, अधिक वर्षा हो जाए, बाढ़ की स्थिति हो जाए, तब ये नदी आगे पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। ये पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नाम से जाना जाता है। ये हो गई इस घग्गर की सामान्य बात। अब देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है। घग्गर नदी है दोस्तों, इसके ऊपर राजस्थान की दो सभ्यताएं हैं। एक है कालीबंगा और दूसरी है पीलीबंगा। हनुमानगढ़ में है दोस्तों। और ये दोनों सभ्यताएं कौन सी नदी पर है? दोनों सभ्यताएं घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, एक विशेषता तो इसकी ये हो गई घग्गर नदी की। इस पर कौन सी सभ्यता? यहाँ सीधा सा आ जाए, कालीबंगा किस नदी की सभ्यता है? तो घग्गर नदी की। पीलीबंगा किस नदी की सभ्यता है? तो घग्गर नदी की। इसके अलावा इसकी मुख्य बात यह है कि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सीधा सा पूछे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है। और इसके उपनाम, इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसको वैदिक काल में इसको सरस्वती नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में घग्गर नदी को ही किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती के नाम से। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में जहाँ घग्गर बह रही है इसी नदी की जगह पर कौन सी नदी बहती थी दोस्तों? तो इसकी जगह पर सरस्वती नदी बहती थी और उसकी दिशा ऐसे थी, जैसलमेर, बीकानेर, इधर बाड़मेर की तरफ। ये धीरे धीरे नदी विलुप्त हो गई, नीचे थार के मरुस्थल में दब गई और इसकी जगह पे अब जो नदी बह रही है ये है घग्गर नदी। इसकी जानकारी हमें, ये सरस्वती नदी है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? काजरी इसकी जानकारी देता है। यहाँ पर लाटी सीरीज स्थित है दोस्तों जैसलमेर में और यहाँ शीतल जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो इसी का है ना वैदिक कालीन नाम घग्गर नदी का क्या है? सरस्वती नदी। इसके अलावा घग्गर नदी का दूसरा क्या नाम है? घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। मृत नदी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये पहले सरस्वती के नाम से, उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, फिर ये घग्गर के नाम से बह रही है, इसलिए इसे मृत नदी या नाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या क्या नाम हो गए? सरस्वती तो प्राचीन नाम हो गया वैदिक कालीन, उसके अलावा मृत नदी भी कहते हैं इसे, नाली नदी भी कहते हैं, पाट नदी भी कहते हैं। ये सारे के सारे घग्गर नदी के उपनाम हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बार इसको वापस देखिए। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कालका पहाड़ हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में कौन सी जगह से प्रवेश करती है? तो टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। टिब्बी कहाँ पर है? तलवाड़ा, हनुमानगढ़ के अंदर। इसका प्रवाह बटनेर, हनुमानगढ़ तक सामान्यतः रहता है। जब पानी की आवक अधिक हो जाती है तब ये अनूपगढ़, गंगानगर तक चली जाती है। और बाढ़ की स्थिति होती है दोस्तों तो ये पाकिस्तान में चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक। और पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम क्या है? सरस्वती नदी है, द्रस्वती भी कहते हैं इसे, मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, नाली के नाम से भी जाना जाता है और पाट नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी है, इसके आसपास का जो मैदानी भाग है दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कांटी या बग्गी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांठी या बग्गी के नाम से। कांठी या बग्गी क्या है दोस्तों? तो ये घग्गर नदी के आसपास का जो मैदानी भाग है इसे कांटी या बग्गी के नाम से जाना जाता है। जो घग्गर नदी का मैदानी भाग है दोस्तों, इसे कांटी या बग्गी के नाम से जाना जाता है। ये हो गई अपनी घग्गर नदी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं।
देख लो एक बार, घग्गर नदी वापस उद्गम स्थल टिब्बी फोर्ट अब्बास तक जाती है, अंतिम छोर इसका बाढ़ की स्थिति होती है तब। इस पर दो सभ्यताएं बनी हुई है, पीलीबंगा और कालीबंगा, जो दोनों हनुमानगढ़ के अंदर है। इसके उपनाम है मृत नदी, नाली नदी, पाट नदी, सरस्वती नदी, दरस्वती नदी और सोतर नदी। ये भी याद रख लेना, सोतर नदी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई घग्गर नदी। आगे चलते हैं हम, वो है कांतली नदी। अगली है कांतली। और कांतली नदी है दोस्तों, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है वो देखिए। ये है अपना राजस्थान का मैप, और राजस्थान के मैप में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सीकर। ठीक है, सीकर है, और सीकर के ऊपर है झुंझुनू। तो सीकर में एक स्थान पड़ता है, वहाँ से निकलती है, जिसका नाम है खंडेला। क्या नाम है? खंडेला। तो खंडेला से निकलती है और झुंझुनू में मुंडेला तक। कहाँ तक? मुंडेला। तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में 2 जिलों में है, सीकर और झुंझुनू के अंदर। कौन सी नदी? कांतली नदी। कहाँ से निकली? खंडेला की पहाड़ियों से निकली, खंडेला की पहाड़ियों से, और मुंडेला तक इसका प्रवाह क्षेत्र है। किसका? कांतली नदी का। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। की सबसे लंबी नदी। ठीक है दोस्तों, घग्गर जो थी वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी थी, जबकि वो सिर्फ अपने राजस्थान में नहीं बहती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा होते हुए राजस्थान, पाकिस्तान तक जाती है। सिर्फ हम राजस्थान की बात करें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, वो है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली। कांतली नदी है दोस्तों। इस कांतली नदी के ऊपर 2 सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर के अंदर। कहाँ पर है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी सभ्यता है झुंझुनू के अंदर, और उसका नाम है सुनारी सभ्यता। और ये किस जिले में है? ये है झुंझुनू के अंदर। घग्गर नदी पर 2 सभ्यताएं थी। कौन कौन सी थी? कालीबंगा और पीलीबंगा। कांतली नदी है, इस पर भी 2 सभ्यताएं हैं। एक है गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर, सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर। अब ये जो कांतली नदी है दोस्तों, इस कांतली नदी के आसपास इसके प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तोरावाटी बेसिन। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है कांतली नदी का? तो इसे शेखावाटी की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी की गंगा। ये हो गई दोस्तों कांतली नदी। घग्गर पढ़ ली, दूसरी कांतली हो गई। कांतली के बारे में मुख्य बातें आपको क्या याद रखनी? इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है, और इसका प्रवाह खंडेला से मुंडेला झुंझुनू तक है। इसके बाद में ये आंतरिक प्रवाह की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में सीधा सा आ जाए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर थी। और यूँ आ जाए, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस पर 2 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? एक सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है, दूसरी गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक घग्गर हो गई और दूसरी कांतली हो गई, ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अगली जो नदी है दोस्तों, वो है बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा।
अब देखिए दोस्तों, बाणगंगा है, इसका उद्गम कहाँ से होता है और राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए ये है अपने राजस्थान का मैप और यहाँ पर है अपने राजस्थान की राजधानी जिसका नाम है जयपुर। क्या नाम है? जयपुर। और जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बैराट की पहाड़ी। क्या नाम है? बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी से दोस्तों ये नदी निकलती है और बैराट की पहाड़ियों से निकलकर ये दौसा, जयपुर के नीचे इधर जिला है दौसा, दौसा के बाद ये भरतपुर और भरतपुर होते हुए ये आगे यूपी के अंदर चली जाती है। फिर देखिए दोस्तों, यूपी के अंदर चली जाती है और यूपी में ये जिस जगह पर जाकर भूमि में विलीन हो जाती है उसे बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में है। कहाँ पर है? आगरा के पास में। अब देखिए आप, सीधी सी बात है, बाणगंगा जो नदी है ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। फिर इसका प्रवाह जयपुर के बाद ये जाती है दौसा के अंदर। किस जिले में जाती है? दौसा के अंदर। दौसा के बाद यहाँ पर है भरतपुर और भरतपुर के बाद ये यूपी के अंदर जाके भरतपुर सीकरी आगरा के पास जाकर ये भूमिगत हो जाती है। पहले दोस्तों ये बाणगंगा जो नदी थी ये नियमित रूप से यमुना नदी में मिलती थी। किस नदी में मिलती थी? यमुना में। लेकिन वर्तमान में ये यमुना में नहीं मिलती है, ये फतेहपुर सीकरी के पास जाकर विलुप्त हो जाती है या भूमिगत हो जाती है। इसलिए इसे रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? रुंडित नदी। मतलब कि ये यमुना से रूट गई। पहले ये यमुना मिलती थी, आजकल ये यमुना में नहीं मिलती है, इसलिए इसे रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है और ये अंत्य प्रवाह के अंदर ही शामिल किया जाता है। किसको? बाणगंगा को। ठीक है दोस्तों, रुंडित नदी किसे कहते हैं? बाणगंगा को। और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? तो बाणगंगा को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका उपनाम क्या है? अर्जुन की गंगा। क्या बोलते हैं इसे? अर्जुन की गंगा। और इसे बोलते हैं पंचवेदिक गंगा। ये इसके अलग नाम हो गए, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, पंचवेदिक गंगा। अर्जुन की गंगा दोस्तों इसलिए कहते हैं, प्राचीन साहित्यों में ये लिखा हुआ है कि अर्जुन और भीम जी जा रहे थे और उनको प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर चलाया इस पहाड़ी पर, बैराट की पहाड़ी पर, और यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है बाणगंगा। बाण से निकली हुई, बाण से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के ऊपर दोस्तों बैराट सभ्यता भी है। कौन सी सभ्यता है? बैराट। और बैराट का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो बैराट का प्राचीन नाम है विराट नगर। क्या नाम है? विराट नगर। इसके अलावा इस नदी की मुख्य बात यह है कि जयपुर के अंदर इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। क्या नाम है? जमुआ रामगढ़ बांध। किस नदी पर है? बाणगंगा के ऊपर है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ये हो गई बाणगंगा। ये तीसरी नदी हो चुकी है दोस्तों अंत्य प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की। एक गगर हो गई, उसके बाद कांतली हो गई, अब ये बाणगंगा हो गई। और बाणगंगा के बारे में वेरी मोस्ट चीज़ ये है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसे रुंडित नदी, किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? तो बाणगंगा को। इसका सहायक नदी है गुमटी नाला। गुमटी नाला इसकी एक सहायक नदी है, किसकी? बाणगंगा की। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए आगे चलते हैं। उससे पहले एक बार आप देख लीजिए वापस, जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर है? तो जमुआ रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी के ऊपर है। किस जिले में है? तो जयपुर में है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ी जयपुर से होता है और लास्ट अंतिम छोर फतेहपुर सीकरी तक जाती है। ये फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी के अंदर पड़ता है, यहाँ पर जाकर भूमिगत हो जाती है। राजस्थान में इसका प्रवाह जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है, ये नदी पहले यमुना नदी में मिलती थी और आजकल वर्तमान में ये यमुना नदी से नहीं मिलती है, फतेहपुर के पास विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। गुमटी नाला इसकी सहायक नदी है और इसकी सहायक नदी है पलोसन नदी।
और पलोसन के अलावा सूरी नदी। एक हो गई पलोसन और एक हो गई सूरी। ये सारी तीनों नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके उपनाम अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है और पंचवेदिक के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, विराट की पहाड़ी और ये विराट सभ्यता है बाणगंगा के ऊपर है और इसका प्राचीन नाम था विराटनगर। अब आगे चलते हैं। आगे वाली नदी है वो है साबी नदी। अब देखिए दोस्तों, साबी नदी है, ये भी अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर से ही उद्गम होता है इसका। बस पहाड़ियाँ का फ़र्क है, वहाँ पर बाणगंगा से निकलती थी, वहाँ पर बैराट की पहाड़ियों से निकलती थी और यहाँ पर जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सेवर की पहाड़ी। दिख रहा होगा आपको नाम, नहीं दिख रहा तो ये सेवर रे है। क्या है? सेवर। सेवर की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो सेवर की पहाड़ी है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर से ये नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से अलवर होते हुए आगे ये पटौदी, और पटौदी पड़ता है गुड़गांव में। कहाँ पर? गुड़गांव में। और गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर पटौदी के पास जाकर ये विलुप्त हो जाती है या भूमिगत हो जाती है। कौन सी नदी? साबी नदी। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकली? जयपुर से। जयपुर के बाद ये कौन से जिले में प्रवेश करेगी? जयपुर के बाद ये अलवर जिले में प्रवेश करेगी। तो इसका प्रवाह क्षेत्र उद्गम पूछे तो इसका उद्गम हो गया सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सेवर की पहाड़ी। और इसका प्रवाह पूछे तो इसका प्रवाह हो गया दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में, एक है जयपुर और दूसरा है अलवर। और कहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती है या भूमिगत हो जाती है? तो ये पटौदी नामक स्थान है गुड़गांव हरियाणा के अंदर, वहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इस नदी के ऊपर दोस्तों एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में नहीं है, आप जोधपुर मत कर देना। जोधपुरा सभ्यता है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कौन सी नदी पर है? तो ये साबी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? साबी नदी के ऊपर। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता, जहाँ से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? हाथी दांत के अवशेष। तो हाथी दांत के अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो हाथी दांत के अवशेष हमें जोधपुरा सभ्यता जयपुर से मिले हैं। कहाँ से? कौन सी नदी से? तो साबी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। ये होगी दोस्तों अपनी साबी नदी। ये छोटी छोटी नदियाँ, थोड़ी डिटेल आपको याद रखनी है। सीधा सा एग्जाम आता है, रुंडित नदी, बाणगंगा नदी। साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी से होता है? सेवर की पहाड़ियों से। इसका प्रवाह राजस्थान के 2 जिलों में है। कौन कौन से? जयपुर और अलवर। कहाँ जाकर भूमिगत हो जाती है या विलीन हो जाती है? पटौदी गुड़गांव के अंदर जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी सभ्यता बसी हुई है इसके ऊपर? कौन सी थी? तो जोधपुरा सभ्यता बसी हुई थी। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लो तो स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे आप, लिख लिया करो साथ के साथ। वीडियो को आराम से पुश करके लिख लिया करो, रोक के वीडियो को, और अच्छी तरीके से पढ़ना दोस्तों। ये क्रैश कोर्स की तरह ही है, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी दी जा रही है आपको। राजस्थान पुलिस पटवार, जहाँ तक संभव हो क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक। साबी हो गई दोस्तों। आगे चलते हैं काकनी या काकनी नदी। ये सारी की सारी हम जो पढ़ रहे हैं अंत्य प्रवाह या आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो अगली नदी पढ़ते हैं हम, कौन सी? काकनी। काकनी या इसी को बोलते हैं काकनी नदी। और काकनी नदी है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी, ज़्यादा नहीं, लंबी चौड़ी है ही नहीं, छोटी सी नदी है, क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की है दोस्तों, अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी या काकनी नदी सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कौन सी थी? गगर। पूर्ण भाव की दृष्टि से कौन सी थी? तो वो थी कांतली नदी, शिखर वाली। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्गम देखिए आप। ये है अपना राजस्थान। राजस्थान के अंदर इधर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, उसका नाम है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर। तो जैसलमेर जिले के एक स्थान है यहाँ पर जिसका नाम है कोठारी गांव।
क्या नाम है, कोठारी गांव। और कोठारी कहाँ पर है, जैसलमेर में। यहाँ से इस नदी का क्या होता है, उद्गम। यहाँ से तो ये नदी निकलती है, यहाँ से निकलकर ये नदी आगे कहाँ जाती है, ये नदी आगे जाती है यहाँ तक, और इसका नाम है बुज झील। क्या नाम है दोस्तों, बुज झील। बुज झील भी कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो काकनी नदी जो है ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, और इसका उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से, कोठारी गांव जैसलमेर से बुज झील तक इसका प्रवाह है। तो इसका प्रवाह कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो इसका प्रवाह सबसे छोटा है कोठारी गांव से बुज झील तक। बुज झील है दोस्तों, ये है मीठे पानी की झील। किसकी है, मीठे पानी की झील। और जब इस नदी में पानी की आवक हो जाती है, इसके अंदर जल बहने लग जाता है, तब इसको स्थानीय भाषा, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मसूरदी नदी। तो मसूरदी नदी किस नदी का उपनाम है, तो काकनी या काकनी नदी का ही उपनाम क्या है, मसूरदी नदी। इसका उद्गम हो गया कोठारी गांव जैसलमेर, और कहाँ तक जाकर विलीन हो जाती है, बुज झील के अंदर जाकर ये गिर जाती है। बुज झील मीठे पानी की है, ये प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, और इसका उपनाम है मसूरदी नदी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इसको साथ के साथ वीडियो पुश कर करके आप लिखते रहना। अब आगे चलते हैं हम। अगली जो नदी है वो है रूपा रेल नदी। कौन सी है, रूपा रेल नदी। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। रूपा रेल नदी, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है थानागाजी। थानागाजी अलवर से। कहाँ से होता है, थानागाजी अलवर से। थानागाजी जो है, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। क्या नाम है, उदयनाथ की पहाड़ी। और उदयनाथ की पहाड़ी से नदी निकलती है, कौन सी, रूपा रेल नदी। कहाँ से निकली, उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी अलवर से। और इस नदी, ये नदी जो आगे जाकर कहाँ पर गिरेगी, तो देखना आप, ये है अपना राजस्थान का मैप, और इसमें थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर जिला है अलवर, और यहाँ पर जो है उदयनाथ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी। यहाँ से निकली और यहाँ भरतपुर में जाकर गिर जाएगी। भरतपुर में कौन सी जगह पर, सीकरी के पास। सीकरी कहाँ पर है, भरतपुर में। यहाँ पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाएगी। कौन सी नदी, रूपा रेल नदी। और इसे स्थानीय भाषा में वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गई अपने अंत्य प्रवाह या आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अब इनको हम एक साथ थोड़ा सा डिटेल मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको। अंत्य प्रवाह या आंतरिक प्रवाह की नदियाँ दोस्तों, तो हम राजस्थान के मैप में इन सबको एक साथ ही देखते हैं। तो देखिए, ये है अपना राजस्थान। ठीक है, इस राजस्थान के अंदर देखो, आंतरिक प्रवाह की नदी सबसे पहले हमने पढ़ी थी गगर नदी। कौन सी पढ़ी थी, गगर। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी कांतली या काकनी। कौन सी पढ़ी थी, सॉरी, कांतली नदी। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी नदी पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी बाणगंगा नदी। जयपुर, दौसा, भरतपुर और फतेहपुर सीकरी के पास जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, बाणगंगा। कहाँ से निकलती थी, बेराट की पहाड़ियों से। ये हो गई बाणगंगा। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, जो सेवर से निकलती थी और पटौदी हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा तक जाती थी, उसका नाम क्या था, साबी नदी। कौन सी थी, साबी। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी दोस्तों, उसके बाद पढ़ी थी हमने जैसलमेर के अंदर, और इसका नाम है काकनी या काकनी नदी। काकनी या काकनी। लास्ट में हमने पढ़ी थी दोस्तों, अलवर से भरतपुर की ओर जाती थी, और इस नदी का नाम है रूपा रेल नदी। ये सारी की सारी नदियाँ दोस्तों, आपकी इमेज बननी चाहिए दिमाग में। ये सारी की सारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। कौन कौन सी, गगर। गगर का उद्गम कहाँ से हुआ था, काल का पहाड़ या शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से।
ठीक है। उसके बाद अंतिम ये कहाँ तक जाती थी, फोर्ट अब्बास तक। और फोर्ट अब्बास कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इसको हकरा नाम से जानते थे। काकनी या काकनी नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ये कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती थी और जैसलमेर के अंदर ये एक झील है, बुद्ध झील, वहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती थी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं कांतली। तो कांतली यहाँ पर खंडेला की पहाड़ी है और खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर में। यहाँ से निकलती थी, यहाँ से रवाना होकर ये मुंडेला झुंझुनू तक, मुंडेला पड़ता है कहाँ पर, झुंझुनू में, यहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती थी। उसके बाद चलते हैं हम साबी। साबी निकलती है सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ जाकर विलुप्त हो जाती थी, तो ये जयपुर अलवर होते हुए पटौदी के पास जाकर विलुप्त हो जाती। पटौदी कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर। उसके बाद कौन सी है, रूपारेल। रूपारेल नदी यहाँ उदयनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर के अंदर, यहाँ से निकलती और सीकरी भरतपुर के पास विलुप्त हो जाती। ठीक है, सीकरी भरतपुर के पास विलुप्त हो गई। अगली बची बाणगंगा। बाणगंगा जयपुर के अंदर एक बेराट की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है और फतेहपुर सीकरी के पास, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, यूपी के अंदर, वहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ये इसकी मुख्य मुख्य उद्गम और विलन स्तर, भूमिगत वाला स्तर। इनके ऊपर सभ्यताएं पढ़ी थी फिर बाद में हमने। अब देखिए घग्गर नदी पर कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो घग्गर नदी के ऊपर दो सभ्यताएं थी, एक थी कालीबंगा और दूसरी थी पीलीबंगा। उसके बाद ये कांतली नदी, कांतली नदी के ऊपर दो सभ्यता थी, एक थी गणेश्वर और दूसरी थी सुनारी। सुनारी झुंझुनू, गणेश्वर सीकर के अंदर। फिर आगे चलते हैं साबी। साबी जयपुर के अंदर एक सभ्यता थी जिसका नाम था जोधपुरा सभ्यता, और ये जोधपुरा सभ्यता हाथी दांत के अवशेष मिले थे। जयपुर के अंदर बाणगंगा निकलती है और बाणगंगा पर कौन सभ्यता है, बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता, बेराट का प्राचीन नाम है विराटनगर। ठीक है। उसके बाद बची कौन सी, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है कौन सी, रूपारेल। इसका प्राचीन नाम वरा नदी। स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से पुकारते हैं, वरा नदी के नाम से। काकनी या काकनी को स्थानीय भाषा मसूरदी नदी के नाम से। कांतली नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये जो है घग्गर नदी, इसके मैदानी भाग को बग्गी या कांटी के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा जो है इसको अर्जुन की गंगा या पंचवैदिक गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सारी नदियां हमने पढ़ी थी और डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ी थी। आप इस वीडियो को पुश करके आराम से देखिए, रोक रोक के पढ़िए और याद करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।